डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो रहेगा अनचेंज रहेगा। कब? जब इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए फिर भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब इसको अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद सारे रो को कॉलम में लिख देते हैं, फिर भी जो हमारा आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का वह सेम ही आएगा। जैसे इसका 28 आ रहा है ना, तो इसको भी सॉल्व करने पे 28 ही आएगा। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर हम 6 देखते हैं। देखो हमारा ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जानते हो पहले 2 को यहाँ पे राइट करते हैं, तो ये रो और ये रो और कॉलम छिप जाते हैं, तो क्या बचा? 0 0 4 और 5 7 यहाँ पे राइट कर दिए। फिर उसके बाद फार्मूला में होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस राइट कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, -3 है, तो -3 का कॉलम और ये रो छिप जाएगा, तो -3, तो क्या बचेगा 6 4 1 -7 इतना राइट कर दिए। फिर उसके बाद हम क्या राइट करते हैं, अगले वाले स्टेप 5 को लेते हैं, +5 लिख दिए, तो फिर ये रो और ये कॉलम क्या हो गया, छिप गया, तो 5 क्या बचा 6 0 1 5 इतना बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई हो गया ना, समझ में आ गया? हाँ, अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड समझो। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में कहता है कि इफ टू रो आर कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। मतलब किसी दो रो या दो कॉलम का आपस में चेंज करेंगे, किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज कर देगा। मतलब कि C1 है और C2 है, तो C1 की जगह पे C2 को लिख देते हैं, और C1 की जगह C2 की जगह पे C1 को, और C3 इसी तरह रहने देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जो इस समय सॉल्व करने पे आंसर आ रहा था, तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वही बस आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन 1 माइनस में आएगा। देखो क्या कह रहा है हमारा कि इफ एनी टू रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम डिटर्मिनेंट का क्या होगा, इंटरचेंज कर देते हैं। किसी भी दो रो या दो कॉलम को, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। तो सिर्फ क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा। ठीक है ना? जैसे सपोज करते हैं इसको सॉल्व करने पे 28 आया है, तो दो रो दो कॉलम को चेंज कर देंगे आपस में, इसको इसके प्लेस पे और इसको इसके प्लेस पे, तो जो आंसर आएगा 28 ही आएगा, लेकिन माइनस में 28 आएगा। समझ में आया विजय? तो वही एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है उसी का। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कहता है, इस प्रॉपर्टी का अधिकतर मतलब अक्सर यूज देखा जाता है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कहता है, इफ एनी टू रो आर कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आइडेंटिकली, आइडेंटिकली का मतलब होता है कि सेम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका कहने का मतलब कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो सेम हो जाए, मतलब इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट आपस में सेम हो जाएं, तो वह डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं,
ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। देखो ये और ये दोनों सेम हो गए तो इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा जीरो आएगा। ठीक है, या ऐसी तरह से ऐसे हो जाए, ये वन 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 हो जाए, टू 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 हो जाए, 5 6 7 हो जाए, तो दोनों ये सेम है तो इसका मतलब क्या आएगा, जीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या गिव, हाँ बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब कहने का मतलब जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर सपोज कर लो 28 आ रहा है। अगर इसके किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, अगर रो में के से मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा वो भी के का मल्टीपल आएगा, उसमें भी के को मल्टीप्लाई कर देंगे या के का मल्टीपल आएगा। अगर इसमें किसी एक कास्ट कॉलम में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो टू का मल्टीपल ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ गया। प्रॉपर्टी नहीं, अगर मान लो कि जैसे ये है, पहला यहाँ पे है 8 है, 4 है, 6 है, तो ये दोनों दो के मल्टीपल है ना, तो टू, तो यहाँ पे क्या लिख दो 1 2 3, तो टू बाहर कॉमन ले लो। अब इसको सॉल्व करने पे जितना आंसर आएगा उसमें टू से मल्टीप्लाई, वही जो कह रहे हो वही सेम बात है। ठीक है ना। जैसे देखो ये के का मल्टीपल है ना, ये के का मल्टीपल है, तो बिना सॉल्व किए हमारा आंसर आ रहा था 28, तो अब आंसर आएगा के का, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब आंसर आएगा 28 के आएगा। अब देखो ये वाला इसमें देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इन सब में से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेंगे तो 6 6 6, और ये देखो 6 को बाहर निकल लिख दो कॉमन लेकर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, सेम हो गए। ठीक है ना। तो ये सेम हो, अगर हम इसमें 6 के मल्टीपल है तो इसका जो आंसर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। ये मतलब कहने का मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से भी कॉमन ले सकते हैं। इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, तो प्रॉपर्टी 3 में क्या कहता है, कह रहा है प्रॉपर्टी 3 में यही कहता है कि कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकली हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 3। प्रॉपर्टी 4 ये कहता है कि अगर किसी के में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो या कॉलम में तो जो आंसर आएगा वो भी मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये वेरी, हाँ तो उससे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। उसमें टू रो या टू कॉलम का है ना, देखो दो रो, दो और कॉलम है, देखो एक ये है और एक ये, दोनों सेम है ना, तो दो रो। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 दो, प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहता है कि इफ सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट are expressed as a sum of the two या more terms, then the determinant can be expressed of two or more determinant। देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर सब में
लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री को क्या किया है, ऐड किया है। तो इसको सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। सम के फॉर्म में कैसे, एक बार इसको एक बार साथ में लिखेंगे, इसको इसको एक में लिख देंगे एक मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में इसको 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 लिख देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है। प्रॉपर्टी 6 का यूज एक आध दो क्वेश्चन में होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक्सपेंड करके करके सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा आंसर को ऐड कर दो ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10, उस प्रॉपर्टी का यूज करने से ना क्वेश्चन सेम हो जाता है, मतलब आसान बन जाता है प्रॉपर्टी को यूज करने से। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है ना, तो इसको दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हो। एक बार ए एक्स, इसको लिख दो ए एक्स, बी वाई सी जेड, इसमें लिख दिए। ठीक है ना, और दूसरे वाले में क्या लिख सकते हैं हम, ए टू एक्स एक्स, ए टू जेड, इसको लिख सकते हैं, दोनों लिख दिए। अब देखो इसमें से अगर टू कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर टू कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। दिया नहीं है, हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, इसमें ये और दोनों, ये दोनों आइडेंटिकली सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे टू कॉमन, यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो ये और ये दोनों सेम आ गया, तो इसका भी क्या आ गया, जीरो आ गया। पूरा आंसर क्या आ गया, जीरो। अरे प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 6 कहता है ना कि अगर हम किसी रो, कह रहा है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, द इक्वी मल्टीपल of the corresponding element, the other row or column are added, then the value of determinant remains same. The value of determinant remains same if we apply the operation. अगर हम कोई सा भी ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं, तब भी हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, चेंज रहेगा। इस तरीके का कोई ऑपरेशन या इस तरीके का कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे ये R1 है और ये मान लेते हैं कि हमारे पास R3 है, तो इसमें R3 में अगर हम किसी नंबर से k से मल्टीप्लाई कर कर और R1 में ऐड कर देंगे, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो और ये पहले वाला डिटर्मिनेंट एकदम सेम रहेगा, दोनों के आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होगा। इसका यूज बहुत कम करते हैं। अब देखो हमको सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 11। देखो अब देखो, जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर में आएंगे जब भी आएंगे तो, और इसमें क्वेश्चन जब भी आएगा 3 मार्क्स का आएगा। देखो सबसे पहले हमको ए क्यूब लाना है। तो देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सबसे यही आसान तरीका होता है कि हम क्या करते हैं ना, एलिमेंटों को जीरो करने की कोशिश करते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें 12 एलिमेंट है, इसके अंदर 12 एलिमेंट है, तो कोई सा भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम क्या करते हैं कि कैसे कौन सा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, जीरो करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करते हैं, अब कोई सा भी रूल अप्लाई करके हम जीरो करते हैं। देखो अगर R1 में इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से R2 में से माइनस कर दें तो जीरो आ जाएगा। फिर R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 से माइनस कर लेते, ये जीरो आ जाएगा। विजय बताओ, जीरो आ जाएगा ना। देखो
तो ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए और इसमें टू तो है ही है, तो R2 में से R1 को माइनस कर लेंगे और R2 को रिप्लेस करेंगे। तो R1 सेम टू सेम वैसे लिख दिए, R2 रिप्लेस हो गया और उसी तरह से R3 रिप्लेस हो गया। अब देखो, अब हम एक चीज़ बताए थे कि जिसमें जीरो होगा उसके एलांग में क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। जिसमें जीरो होगा उसके एलांग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। या एक बार और तुम जीरो कर सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और जान जाओ, किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट, सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाएंगे, जैसे ए भी जीरो हो जाएगा तो इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अगर ए भी जीरो हो जाए तो। लेकिन ए जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम देखो इसमें 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब कि कॉलम 1 के एलॉन्ग हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। कॉलम 1 के एलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए लिखेंगे ये और ये छिप जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जीरो लिखेंगे। अब देखो अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगर हम जीरो को पकड़ेंगे तो ये और ये छिप जाएगा। तो जीरो को, जीरो मल्टीप्लाई में है तो सबको जीरो कर देगा, फिर ये भी जीरो मल्टीप्लाई में आएगा, ये भी जीरो, सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ विजय, यहाँ पर भी तुम कर सकते हो C1 के एलांग एक्सपेंड, C1 के एलांग एक्सपेंड करोगे। या और भी क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हो तो और सारे एलिमेंटों को और आगे एलिमेंटों को क्या करो, जीरो करो। तो इस बार किसको जीरो किया गया है, इसको जीरो किया किया जा रहा है, इस वाले एलिमेंट को। तो इसको जीरो करने के लिए R2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 से माइनस कर लेते हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको माइनस कर दिए तो ये हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। अब क्या कहते हैं, एक्सपेंड एलांग द C1 के एलांग हम क्या कर दे रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो C1 क्या है, ये वाला C1 है। तो ए को पकड़ेंगे, अब ए का मल्टीप्लाई ए में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो ए का ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये मिलकर क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। विजय समझ में आया है।